आदाब, नमस्कार दोस्तों। आज की जो सच्ची घटना है बहुत ही दर्दनाक और भयानक है। ये घटना है कर्नाटका के मैंगलोर की। मैंगलुरु एक शहर है। 12 मई 2019 की बात है। पुलिस कंट्रोल रूम की घंटी बजती है। सुबह का वक्त था, 10:30 से 11 का टाइम रहा होगा। 12 मई 2019 घंटी बजती है और एक फल वाला रेडी लगाता है। वो फ़ोन करता है और कहता है कि सर, मेरे बगल में ही, रोड के बगल में एक पॉलीथीन में एक हेलमेट है, उसमें एक कटा हुआ सर है। पुलिस की हालत खराब। पुलिस दौड़ती है, आती है, पुलिस चेक करती है तो एक हेलमेट में एक महिला का कटा हुआ सर होता है। उसके बाद पुलिस आसपास में तलाश करती है, देखती है कुछ मिले, कुछ नहीं मिलता है। पुलिस सर को कब्जे में लेती है, हॉस्पिटल भेजती है और पूछताछ करती है। ये सब चल ही रहा था। थोड़ी देर में फिर पुलिस कंट्रोल रूम की घंटी बजती है और एक क्रिश्चियन का वहाँ कहीं कब्रिस्तान होता है ईसाई लोगों का, वहाँ से फ़ोन आया होता है और वो कहते हैं कि सर, हमारे कब्रिस्तान के बगल में ही सटे हुए एक बैग है पॉलीथीन के ही जैसा, उसमें एक इंसान का धड़ है। ना पैर है, ना सर है, धड़ है। पुलिस की हालत खराब कि अभी भी जस्ट कटा हुआ सर मिला था। पुलिस भागती है और पुलिस जब वहाँ जाती है तो धड़ मिलता है, उसे कब्जे में लेती है और हॉस्पिटल भेजती है और वहाँ पूछताछ करती है और कुछ ढूंढने की कोशिश करती है कि हो सकता है कुछ आसपास मिले जिससे पहचान हो या कातिल की कोई पहचान मिले। ये सब प्रोसेस चल रहा था। इतने में फिर पुलिस कंट्रोल रूम की घंटी बजती है और एक इंसान फ़ोन करता है और वो कहता है कि ईसाइयों का जो कब्रिस्तान है वहाँ से थोड़ी दूर पे, मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे एक इंसान का कटा हुआ पैर है। पुलिस भागती है, पुलिस उसे कब्जे में लेती है और लेकर हॉस्पिटल आती है। अब एक शरीर, एक पूरी लाश कंप्लीट हो गई। सर पहले मिल गया था, फिर धड़ मिलता है, फिर पैर मिलता है। ये कंप्लीट हो गई एक लाश और वो किसी महिला की लाश थी क्योंकि चेहरा साफ था, सर था ही। पुलिस को कुछ मिलता नहीं। एक लाश है, लावारिस, कोई शिनाख्ती चीज नहीं, ताकि उससे पता चले कि वो इंसान कौन है, वो महिला कौन है। पुलिस लाश की फोटो निकालती है और सभी थानों में भेजती है कि कहीं कोई मिसिंग कंप्लेन अगर मैच करे तो पता चले इसके बारे में। ये पुलिस का रूटीन होता है। जब भी इस तरह की कोई लावारिस लाश मिलती है तो पुलिस सबसे पहले सभी थानों में भेजती है उसके फोटोज़ विद डिटेल्स कि अगर कोई मिसिंग कंप्लेन फाइल हुई होगी कहीं तो पता चलेगा। ऐसे पुलिस करती है। पुलिस हाथ पैर मारती है, जांच करती है, कोशिश करती है पता करने की कौन है महिला। लाश को देख के लग ही रहा था पुलिस को कि किसी ने बहुत बेरहमी से इसकी हत्या की है। किसी को बहुत ज़्यादा खुन्नस रही होगी इस इंसान से, जिस तरह से कत्ल किया गया था, काटा गया था शरीर को। पुलिस इधर उधर हाथ पैर मारी रही थी। तब तक एक दिन बीत जाता है। 12 मई से 13 मई आ जाती है और एक व्यक्ति मैंगलुरु शहर का, वो किसी थाने में जाता है और पुलिस कंप्लेन करने। वो कहता है कि सर, मेरी बहन पिछले 24 घंटे से गायब है और उसका पता नहीं चल रहा है और मेरी मिसिंग कंप्लेन फाइल करिए। पुलिस पूछती है कि तुम्हारी बहन का क्या नाम है। वो कहता है कि श्रीमती शेट्टी मेरी बहन का नाम है। पुलिस को चूंकि पूरे शहर में पता चल गया था उस शरीर के बारे में, कटे हुई लाश के बारे में, तो पुलिस उससे पूछती है और उम्र पूछती है तो कहती मेरी बहन की उम्र लगभग 39 साल है और जो लाश मिली थी पुलिस को उसकी भी उम्र लगभग इर्द गिर्द डॉक्टर ने बताई थी कि 35 से 40 की उम्र की ये महिला है। उसके बाद पुलिस उस इंसान को लेती है और कहती जरूर हॉस्पिटल चलो, हमें एक लाश मिली, उसकी शिनाख्ती करनी है, हो सकता है तुम्हारी बहन ही ना हो। वो आदमी पुलिस के साथ जाता है और जब लाश देखता है तो वो चेहरा पहचानता है, रोने लगता है, कहता हाँ ये मेरी बहन ही है। उसके बाद फिर अब लाश की शिनाख्ती हो गई थी। लावारिस लाश से अब वो एक पहचान वाली लाश मिल गई थी, उसका नाम पता चल गया था, डिटेल मिल गई थी। अब पुलिस पूछती है कि तुम्हारी बहन क्या करती हैं, कहाँ थी। वो व्यक्ति बताता है कि मेरी बहन का नाम श्रीमती शेट्टी है, 39 वर्ष उनकी उम्र है। वो एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप चलाती हैं और उनकी पहले शादी हुई थी कुछ दिन
कुछ साल पहले उनका पति से अलगाव हो गया। उसके बाद कुछ दिन बाद उनका एक दोस्त था, सुदीप नाम था, वो उनकी ज़िंदगी में आया। कुछ दिन दोनों साथ थे, घर पे भी आना जाना था। अब कुछ दिनों से उससे भी अलगाव हो गया है। ये सब डिटेल पुलिस बताती है, पुलिस को वो आदमी बताता है। उसके बाद पूछताछ करने के बाद पुलिस जब जांच शुरू करती है तो पहला शक पति और उस नए दोस्त जो बना था सुदीप, उस पर जाता है। पुलिस दोनों को उठाती है और पूछताछ शुरू करती है। दोनों से हर तरह से पूछताछ की जाती है, कॉल डिटेल निकाले जाते हैं, उनकी लोकेशन चेक की जाती है, सारी चीज़ चेक करती है पुलिस, कुछ छोड़ती नहीं है, उनसे सख्ती से पूछताछ भी करती है। लेकिन उनका कहीं उन एरिया से जहाँ पे लाश मिली या श्रीमती शेट्टी का जहाँ घर था, शॉप थी, उन एरियाज से, लोकेशन से उनका कुछ मैच नहीं होता है। उनकी लोकेशन कहीं दूर दिखाती है। जहाँ पे वो बता रहे थे, जब पुलिस क्रॉस चेक करती सारी चीज़ें, तो उनकी लोकेशंस उनके डायलॉग से मैच कर रहे थे जो वो बता रहे थे। पुलिस को उनके खिलाफ कुछ मिलता नहीं, उनके रिकॉर्ड्स क्लियर होते हैं। पुलिस दोबारा शून्य पर, जीरो पर, उनको मजबूरन क्लीन चिट देना पड़ता है। अब पुलिस परेशान, कुछ हाथ ही ना लगे। और इधर चूंकि मामला कटे हुए सर, बॉडी एक इंसान, महिला की मिली थी, जिससे मामला मीडिया में भी था, और मीडिया में मामला आता है तो शासन तक जाता है। ऊपर से पुलिस के आला अफसरों का दबाव कि क्या कर रहे हो, जल्दी पकड़ो अपराधी को, क्योंकि मामला बहुत संगीन है, लोग डरे हुए हैं, शहर के नागरिक। पुलिस और परेशान, पुलिस ढूंढती है, परेशान रहती है। फिर पुलिस सोचती है कि नहीं कुछ मिलता तो श्रीमती शेट्टी की जिंदगी कैसे चल रही थी, क्या उसमें झांकने की कोशिश करती है कि उनका क्या काम था, कैसे क्या करती थी। तो उनके बिजनेस जो था इलेक्ट्रॉनिक शॉप का, उससे डिटेल निकालने की कोशिश करती, देखती है। उनके वहाँ पॉइंट पे जाती जहाँ पे उनकी दुकान थी, तो रजिस्टर बिल सारे चेक करती हैं। तो उससे पता चलता है कि बिजनेस ठीक ठाक चल रहा था, अच्छी आमदनी थी, कमाई का जरिया सही था। उसके बाद इसमें पुलिस को एक नई चीज़ पता चलती है कि श्रीमती शेट्टी कर्ज पर पैसे देती थी, ब्याज पर लोगों को। तो एक उसके लिए वो डायरी बनाई हुई थी, और वो डायरी मिलती है पुलिस को। उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं, किसको कितना उन्होंने दिया है, किससे कितना लेना है, कितना बाकी है, कितना पैसा आ गया है, सारी डिटेल उसमें होती है। पुलिस चेक करती है, उसमें सारे नाम होते हैं। उन नाम की एक लिस्ट बनाती है पुलिस, उन सब से भी पूछताछ शुरू करती है, जो उनको लगता है सस्पिशियस उन्हीं का। उन सब से पूछताछ करती है, कुछ हाथ नहीं लगता है। फिर शून्य पर वहीं पुलिस आ जाती है। पुलिस लगभग सैकड़ों, कई सौ सीसीटीवी कैमरास को खंगालती है, सारे फुटेज चेक करती है, लेकिन कुछ मिलता नहीं है उनको, परेशान हो जाती है। उसके बाद जो इस केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है, आयो, उसको लगता है कि अब आगे क्या करें। तो फिर पुलिस, उस ऑफिसर को, टीम को एक आइडिया आता है कि श्रीमती शेट्टी की जो बॉडी मिली थी वो 12 मई को मिली थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में होता है कि उनकी डेथ बॉडी मिलने के करीब 12-14 घंटा पहले हुई थी, यानी कि 11 मई को हुई थी। तो पुलिस ये डिसाइड करती है कि 11 मई का उनका रूटीन क्या था, कब वो निकली, कब दुकान पहुंची या नहीं गई, कब कहाँ थी, ये सब चेक करने की प्लान बनाती है। उसके बाद जब पुलिस चेक करती है तो सारी डाटा, फिर से सीसीटीवी फुटेज, उन सबको निकालती है। अच्छा, इस बीच में जब पुलिस परेशान होती है तो फिर से सारी चीज़ें क्रॉस चेक करती है। उसके फिर हस्बैंड और वो दोस्त और सारी चीज़ें दूर दूर से क्रॉस चेक करती है कि हो सकता है इनकी इन्वॉल्वमेंट हो, मोबाइल कहीं रख के गया हूँ, लेकिन उससे भी कुछ हासिल नहीं होता है। उसके बाद उनकी जब प्रेजेंस चेक की जाती है, कब वो कहाँ थी 11 को, तो उसमें कई सीसीटीवी खंगालते हैं, लेकिन उसमें एक 2 सेकंड का वीडियो मिलता है। ये वीडियो पहले भी चेक की होती है पुलिस, सारे फुटेज चेक की होती है, लेकिन वो उसको, जब वो पुलिस का एक टेक्निक होता है, जब कुछ नहीं मिलता तो उन्हीं रिकॉर्ड्स को फिर से चेक करती है, सारी चीज़ों को फिर से क्रॉस चेक करती है। तो कभी ना कभी उसमें कहीं ना कहीं मिल भी जाता है कोई ना कोई क्लू। ऐसे पुलिस यहाँ भी करती है। तो एक 2 सेकंड का वीडियो फुटेज मिलता है सीसीटीवी का, उस पर पुलिस का ध्यान जाता है। 2 सेकंड में क्या हो सकता है, कुछ होता नहीं ज़्यादा, लेकिन पुलिस का ध्यान अब की बार जाता है। पिछली बार वो वीडियो जब चेक किया गया था तो उस पर किसी का ध्यान नहीं गया था, और वो 2 सेकंड का वीडियो ही एक क्लू देने वाला था। उसमें श्रीमती शेट्टी
स्पॉट होती हैं उस 2 सेकंड की वीडियो में। वो स्कूटी लेके जा रही होती हैं और एक जगह स्टॉप गाड़ी को रोकती हैं और एक व्यक्ति होता है बाइक से, अपना वो चेहरा घुमाती हैं उसकी तरफ, कुछ कहती हैं। आवाज़ तो नहीं आती सीसीटीवी में, लेकिन ऐसा लगता है कि वो उन्होंने कुछ कहा और वो तुरंत निकल जाती हैं। इतना ही कैप्चर हुआ था उस एरिया में उनकी स्कूटी और उनका। अब पुलिस को लगता है कि इसमें तो कुछ है, क्योंकि जबकि देखा जाए जनरली तो कुछ नहीं दिख रहा है। कोई इंसान दिख गया, उन्होंने कुछ कहा, 2 सेकंड में क्या कह सकता है या क्या शक हो सकता है? ऐसी कोई सस्पिशियस बात तो हो नहीं सकती, लेकिन पुलिस को लगा कि हो सकता है इसमें कुछ हो। उसमें कुछ दिखता भी नहीं है, वो इंसान का चेहरा भी साफ नहीं दिखता है, लेकिन जिधर नंबर प्लेट थी कैमरे का एंगल उसी तरफ था कुछ, क्योंकि आजकल बाइक में नंबर आगे और पीछे दोनों होता है। तो उसको जब जूम करके पुलिस नंबर को देखने की कोशिश करती है तो नंबर थोड़ा सा विजिबल होता है, यानी नंबर पता चल जाता है। फिर आरटीओ से उसकी डिटेल निकाली जाती है और वो नंबर जोनासन सैमसन करके एक व्यक्ति के नाम पे वो गाड़ी रजिस्टर्ड होती है। पुलिस डिटेल निकालती है और उस जोनासन सैमसन के बारे में पता करती है कि कौन है। तो कोई एक व्यक्ति उसी शहर का होता है, वो कबाब बेचता है ऐसे रेडियाँ वगैरह लगा के, मतलब ठेले उले पे, ऐसा ही आम आदमी होता है। पुलिस फिर एक दिन जब डिटेल निकाल लेती है, अचानक उसके घर पहुंचती है और पुलिस पहुंचती तो दरवाज़ा सैमसन ही खोलता है और सैमसन जब खोलता है तो भागने लगता है। अब पुलिस का शक बढ़ता है, पुलिस दौड़ती है पीछे, घर में ही भागता है, एक कमरे में जाता है और दरवाज़ा बंद कर लेता है। अब पुलिस परेशान, पुलिस दरवाज़ा ढकेलती है, नहीं खुलता है। तो फिर कुछ पुलिस वाले, ऊपर से कुछ जगह दिखता है छत की तरफ से, वो चढ़ते हैं और दरवाज़ा पुलिस तोड़ने की कोशिश करती है और तोड़ देती है। फिर वो 2 लोग ऊपर से भी अंदर आते हैं। तो सैमसन सुसाइड करने की कोशिश कर रहा होता है। पुलिस उसको कब्जे में लेती है, कब्जे में लेके बाहर आती है पकड़ के। उसके बाद पूछती है कि तुम श्रीमती शेट्टी को जानते हो? तो कहता हाँ जानता हूं। फिर पूछा जाता है उससे कि कैसे जानते हो? तो कहता है कि मैंने उनसे कर्ज लिया था और आधे पैसे मैं दे चुका हूं और बाकी है। सैमसन जब पुलिस को बताता है कि मैंने उनसे कर्ज लिया था, तो पुलिस वो डायरी चेक करती है, जो कर्ज वाली डायरी श्रीमती शेट्टी की थी। तो उसमें इसका नाम सिर्फ सैमसन लिखा होता है और इसका नाम जोनासन सैमसन पूरा नाम था। उसके बाद पुलिस उस टाइम जब डायरी चेक कर रही होती है तो इसका नाम दिखा था, लेकिन पुलिस को ऐसा कुछ सस्पिशियस लगा नहीं था, तो उस पर ध्यान नहीं दिया। अमाउंट कोई बहुत बड़ा नहीं था, तो ध्यान ज़्यादा गया नहीं। फिर पुलिस कहती है तुमने कत्ल किया श्रीमती शेट्टी का? तो वो मना करता है। फिर सख्ती करती है पुलिस, तो टूट जाता है। फिर कहता हाँ, बताता है। बोले क्यों किया? कहता मैंने उनसे कर्ज लिया था और करीब आधे पैसे से ज़्यादा मैं उनको चुका था पैसा, लेकिन वो घर आती थी, मेरे बहुत बेइज्जत करती थी, बहुत धमकाती थी कि मेरे पैसे दो नहीं तो मैं अंदर करवा दूंगी, ये करवा दूंगी। मैं बहुत परेशान था और जब भी आती घर पे ऐसे करती। एक बार वो आई और मुझे बेइज्जत करने लगी। मेरी वाइफ थी, वो भी परेशान होगी। उसने कहा कि किसी तरह कहीं भी करके पैसे लाओ, इसके पैसे रिटर्न करो, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी। मैं बहुत परेशान था। उसके बाद ये फ़ोन करती थी, मैं फ़ोन इनका उठाता नहीं था। एक दिन उन्होंने मैसेज किया कि मैं कल तुम्हारे घर आ रही हूँ और तुम घर पे रहना, फ़ोन नहीं उठा रहे हो और घर पे अगर नहीं रहोगे तो मैं कंप्लेन करूँगी। ये सब धमकियाँ मैसेज में उन्होंने लिख के दिया। ये घर पे नहीं होता है। इत्तेफाक से 11 मई 2019 को जब उसके घर जा रही होती हैं तो रास्ते में अचानक इनसे मिल जाता है। वही 2 सेकंड का वीडियो जो पुलिस शक गया था जिससे ये केस खुला, वही 2 सेकंड का वीडियो था, जहां पे ये इत्तेफाक कोइंसिडेंटली वो मिल जाता है और कहती मैं तुम्हारे घर ही चल रही हूं, तुम कहां जा रहे हो? तो इशारा करता है कि आप चलो मैं आ रहा हूं। ये घर पहुंचती हैं, फिर चिल्लाने लगती हैं, डांटने लगती हैं, उल्टा बुरा भला बोलने लगती हैं। वो परेशान हो जाता है, ज़्यादा परेशान। तो फिर कहता है ठीक है घर में आइए, मैं आपको पैसे देता हूँ। ये अंदर जाती हैं, किसी भारी वजनी चीज़ से सैमसन इस पर हमला कर देता है, सर पे वार करता है, ये गिर जाती हैं। फिर एक आदमी की मदद से ये और अपनी वाइफ की मदद से उनको घसीट के बाथरूम में लेके जाता है। वहाँ पे इनको गला दबा के हत्या करता है। उसके बाद शरीर के 3 टुकड़े करता है और 11 मई को टुकड़े करके ये लोग इंतज़ार करते हैं रात का। रात हो जाती है, फिर 3 जगह पे ले जाके इन टुकड़ों को फेंकते हैं। इस तरह इसने और इसकी वाइफ भी इसमें शामिल होती है और उसके बाद ये पकड़े जाते हैं।
पकड़े जाते। इसकी वाइफ जिस दिन कत्ल किया गया था, सारी चीज़ करने के बाद मायके चली जाती है और ये अकेला ही घर पे रह रहा होता है। ये प्लान था इनका। ये पकड़े जाते हैं दोनों, इन्हें पकड़कर कोर्ट में पेश किया जाता है, ट्रायल चलता है। और अभी 2024 में, 2019 का ये मामला था, 5 साल बाद इनको कन्विक्ट किया गया और कोर्ट ने इन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई। दोस्तों, सैमसन परेशान था। वाकई किसी को बेइज्जत करना, बुरा भला कहना गलत बात है, किसी को नहीं कहना चाहिए। बहुत लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं। गुस्सा अपनी जगह हो सकता है जायज़ रहा हो श्रीमती शेट्टी का। मैं इस पे अपनी कोई राय नहीं दे रहा हूँ, मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप लोग इस पे तय करें। और इस तरह की चीज़ें तो खैर कानून तय करता है, लेकिन हम आप समाज में रहते हैं तो कुछ सामाजिक बातों पे हम आप चर्चा कर सकते हैं। किसी को बुरा भला कहना तो अच्छी बात नहीं हो सकती है, लेकिन श्रीमती जी का गुस्सा एक तरह से जायज़ इसलिए था कि उन्होंने पैसे दिए थे और टाइम पे सैमसन लौटा नहीं पा रहा था, तो गुस्सा कर रही होती हैं। लेकिन किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। और सैमसन ने जो किया वो तो बहुत गलत था, वो उसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उसकी इजाज़त तो कानून कभी देता ही नहीं। और वो उसने किया, इसलिए उसको फल मिल रहा है, सज़ा काट रहा है जेल के पीछे। क्राइम कभी भी कोई इंसान अगर करता है तो उसका एक ही रिजल्ट है, एक ही उसकी मंजिल है, जेल, बाकी कुछ नहीं। उसे बर्दाश्त करना चाहिए था, इसलिए क्योंकि कर्ज उसने लिया था तो उसे कर्ज किसी ना किसी तरह पर वापस करना चाहिए था और क्राइम का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए था। ऐसी घटनाएं हम लोग की ज़िंदगी में आती हैं जिससे सुन के इंसान परेशान हो जाता है, घबरा जाता है। लेकिन इन सब चीज़ों से हमें आपको सीख लेनी चाहिए। हमारा यही लक्ष्य है, हमारा यही उद्देश्य है कि इस तरह की सच्ची घटना हम आप तक लाते हैं, जिससे आप हम सब जागरूक रहें, एक सीख लें और क्राइम से दूरी बनाएं।